लेक्चर नंबर हमारा 40 है, जिसमें हमने चैप्टर 9 एजेंसी का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट स्टडी किया था कि एजेंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान रिलेशनशिप की नेचर क्या है। आज हम कंसेप्ट स्टडी कर रहे हैं सेकंड और लास्ट इस चैप्टर का, अथॉरिटी ऑफ एजेंट। रिसेंटली आपको पता है, इस स्टूडेंट में हमारा सिलेबस रिवाइज हुआ है। रिवीजन से पहले एजेंसी वाले टॉपिक में बहुत से कंसेप्ट होते थे, लेकिन अब वो हमारे सिलेबस से निकल चुके हैं। तो अब सिर्फ सेकंड और लास्ट कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं, अथॉरिटी ऑफ एजेंट। एजेंट की अथॉरिटी कितनी टाइप्स की हो सकती है। हमारी बुक का रेफरेंस भी आपके पास है, आईकैप की बुक का रेफरेंस भी आपके पास है। आज की होम असाइनमेंट नोट कर लें जो आपने रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 से 19 बुक की और आईकैप बुक की एग्जाम्पल 9 से 19। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ एजेंट। कल हमने ये डिस्कस किया था कि एजेंट उस पर्सन को कहते हैं जिसको प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया हो किसी स्पेसिफिक काम के करने के लिए। ये अपॉइंटमेंट किसी स्पेसिफिक काम के लिए भी हो सकते हैं, ये ऑनगोइंग नेचर की भी हो सकती है अपॉइंटमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं कि वो हमारा घर सेल कर दे या किसी जगह पे हमें अच्छा सा घर परचेज करके दे, तो ये स्पेसिफिक एक ही ट्रांजैक्शन के लिए हम उस एजेंट को अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं कि वो हमारी शॉप में बैठे और उसको मैनेज करे, तो ये कंटिन्यूइंग नेचर की जॉब है। ये भी हमारा एजेंट है जो एम्प्लॉय हमारी शॉप पे बैठा है और ये कंटिन्यूइंग नेचर का वर्क कर रहा है। तो स्टडी करने जा रहे हैं अथॉरिटी ऑफ एजेंट। एजेंट की कितनी तरह की अथॉरिटी हो सकती है, एजेंट की कितनी तरह की अथॉरिटी हो सकती है। और ये कंसेप्ट आपके लिए समझना निहायत जरूरी है आज का लेक्चर, इसलिए कि नॉर्मली वो केस स्टडी जब टेस्ट करेगा इस चैप्टर में से, तो इसी कंसेप्ट में से टेस्ट करता है। तो आज का लेक्चर केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से खासतौर पर अहम है। एजेंट की अथॉरिटी की कितनी टाइप्स हो सकती हैं? तीन जो ब्रॉड कैटेगरी हम बनाते हैं, तीन तरह की टाइप्स हैं। एक्चुअल या रियल अथॉरिटी, फिर उसके बाद अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी या जिसे अथॉरिटी नेसेसिटी बाय नेसेसिटी भी कहते हैं, और फिर अपेरेंट अथॉरिटी या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी या एस्टोपेल अथॉरिटी, अथॉरिटी बाय एस्टोपेल। ये अथॉरिटीज है। ये जो लेफ्ट राइट साइड वाले बोर्ड पे दो टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज हैं, इनको हम बाद में स्टडी करेंगे, ये थोड़ा हटके टाइप है। लेकिन लेफ्ट बोर्ड पे जो टाइप्स ऑफ अथॉरिटी है, इनको भी हम स्टडी करने जा रहे हैं। ये इंटर रिलेटेड हैं, जितनी भी लेफ्ट बोर्ड के ऊपर अथॉरिटी आपके सामने प्रेजेंट की गई है। आपने अटेंटिव होकर इन अथॉरिटी में फर्क समझना है, क्योंकि अगर आपने इनमें फर्क नहीं समझा ना सही तरीके से, फिर आप केस स्टडी को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल या रियल अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जो बेसिकली प्रिंसिपल ने एजेंट को दी। प्रिंसिपल ने थ्रू एग्रीमेंट जो एजेंट को अथॉरिटी दी, उसे कहते हैं हम एक्चुअल और रियल अथॉरिटी। अच्छा, इससे ये भी हमें कंसेप्ट समझ में आया कि अगर एक्चुअल या रियल अथॉरिटी वो है जो प्रिंसिपल ने खुद बजाते खुद एजेंट को दी, तो जो बाकी की अथॉरिटीज हैं, अथॉरिटी इन इमरजेंसी या अथॉरिटी अपेरेंट ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, ये वो अथॉरिटी होगी जो प्रिंसिपल ने खुद बाय एग्रीमेंट एजेंट को नहीं दी, लेकिन फिर भी एजेंट को ये अथॉरिटी मिल गई। अब वो कैसे हो सकता है कि प्रिंसिपल ने तो अथॉरिटी दी नहीं, लेकिन एजेंट को कैसे अथॉरिटी मिल गई, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम कर रहे हैं डिस्कस एक्चुअल और रियल अथॉरिटी, वो अथॉरिटी जो प्रिंसिपल ने अपने हाथों से एजेंट को दी। इसके दो टाइप्स हैं, एक एक्सप्रेस अथॉरिटी, एक इंप्लॉयड अथॉरिटी। एक्सप्रेस और इंप्लॉयड का लफ्ज आपने इसे पहले पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। एक्सप्रेस ऑफर, इंप्लॉयड ऑफर, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कंसेंट, इंप्लॉयड कंसेंट वगैरह वगैरह के नाम से उन कंटेक्स्ट में। यहां पे एक्सप्रेस अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी है? वो अथॉरिटी जो प्रिंसिपल ने बाय वर्ड्स, अल्फाज के जरिए से एजेंट को अथॉरिटी दी। ये अथॉरिटी ओरल भी हो सकती है और ये अथॉरिटी रिटन भी हो सकती है। एक्सप्रेस अथॉरिटी वो अथॉरिटी जो प्रिंसिपल ने एजेंट को स्पेसिफिकली दी। ये अथॉरिटी ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। जैसे आपको याद होगा कल के लेक्चर में हमने एग्जांपल दी थी कि अगर मैं किसी पर्सन को भेजता हूं रेंट कलेक्ट करने के लिए, तो उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो रेंट कलेक्ट कर सके मेरे बाप। ये मैंने उसे एक्सप्रेस अथॉरिटी दी, क्लियर बाय वर्ड्स, कि भाई जाओ और इन 5 दुकानों से मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आओ। अच्छा, हर काम जो आप एजेंट के जिम्मे लगाते हैं, हर वो ड्यूटी जो आप एजेंट के जिम्मे लगाते हैं, आपने उसे एक्सप्रेस अथॉरिटी दी उस ड्यूटी को अंजाम देने के लिए। जैसे मैंने एजेंट से कहा कि तुम जाओ और इन 5 जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, इनसे रेंट कलेक्ट करके लेके आओ, ये मैंने एक्सप्रेस अथॉरिटी दी। समटाइम्स कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेस अथॉरिटी में शामिल नहीं होते, लेकिन एज्यूम किया जाता है कि वो भी एजेंट के पास है, एज्यूम किया जाता है। समटाइम ऐसी अथॉरिटी भी होती है जो कि एक्सप्रेसली हम एजेंट को नहीं देते, लेकिन एज्यूम किया जाता है कि एजेंट के पास वो अथॉरिटी है। ये ऐसे काम होते हैं, ऐसे टास्क होते हैं, ऐसी अथॉरिटी होती है जो मेन ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जरूरी हो। जैसे फर्ज कीजिए, अगर मैंने एजेंट से कहा, एग्जांपल गौर से सुनिएगा, अगर मैंने एजेंट से कहा कि जाके रेंट कलेक्ट करके आओ 5 प्रॉपर्टी से,
अब मैंने एक्सप्रेस अथॉरिटी से क्या दी कि रेंट को कलेक्ट करना है, ये एक्सप्रेस अथॉरिटी है। लेकिन मुझे खुद बताइए क्या इस रेंट को कलेक्ट करने के लिए वो कोई ट्रांसपोर्टेशन इंगेज कर सकता है ताकि उस प्रॉपर्टी तक पहुंचे? फॉर एग्जाम्पल वो कोई रिक्शा रोकता है और उसे कहता है मुझे उस प्रॉपर्टी की लोकेशन पे ले चलो, और वहां पे जाके क्या वापसी के लिए भी वो कोई ट्रांसपोर्टेशन यूज कर सकता है? ये अंडरस्टूड समझा जाएगा, क्योंकि देखें ट्रेवलिंग के बगैर तो वो एजेंट उस प्रॉपर्टी वाली जगह पे नहीं पहुंच सकता जहां से रेंट कलेक्ट करना है। अब हालांकि मैंने उसे जो अथॉरिटी दिया वो रेंट कलेक्ट करने की दी है, उससे ट्रांसपोर्टेशन यूज करने की अथॉरिटी तो दी ही नहीं। क्या एजेंट इस अथॉरिटी को भी यूज कर सकता है? इसका जवाब है यस। लॉ कहता है यस। आपका मेन ड्यूटी, मेन काम जो एक्सप्रेसली आपने एजेंट के हवाले किया, हैंडओवर किया है, उसको पूरा करने के लिए अगर कोई और लॉफुल एक्ट करने जरूरी हो तो याद रखिए वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में समझा जाता है, अज्यूम किया जाता है कि एजेंट के पास वो अथॉरिटी है। जैसे इस केस में एजेंट ट्रांसपोर्टेशन को यूज कर सकता है। वो अगर वापस आके मुझे जो सैलरी वो मुझे रेंट देता है उसमें से 100 रुपए कम है, मैंने उससे पूछा 100 रुपए कम क्यों है, उसने कहा सर आने जाने का खर्चा है। क्या मैं उसे ये कह सकता हूं कि मैंने तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन की अथॉरिटी तो दी ही नहीं थी, तो निकालो 100 रुपया मेरा? और ये नहीं कह सकता। लॉ क्या कहेगा? लॉ ये कहेगा कि अगर आपने उसे मेन ड्यूटी दी तो उस मेन ड्यूटी को करने के लिए अगर जो नेसेसरी टास्क हैं एजेंट वो भी कर सकता है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट कीजिए सियालकोट में हमने साइकिल्स बेची वहां पे, और वहां पे एजेंट से कहा कि तुम यहां पे इर्द गिर्द के इलाके में इन साइकिल्स को बेचो। अब हमने उसे अथॉरिटी दी साइकिल्स को सेल करने की। वो क्या करता है? वो उन साइकिल्स की पैकिंग करता है। हमने पैकिंग करने के लिए तो इजाजत नहीं उसे दी थी, अथॉरिटी नहीं दी। वो उस इलाके में मार्केटिंग करता है, एडवर्टीजमेंट करता है। एडवर्टीजमेंट करने की तो हमने उसको अथॉरिटी नहीं दी। और वो इन साइकिल्स को कस्टमर की वो ये भी ऑफर करता है कि जी आप घर बैठे फोन करें साइकिल आपके घर पहुंच जाएगी। और अगर इन साइकिल्स को कस्टमर के घरों में पहुंचाया जाता है इस मकसद के लिए वो एक वर्कर को भी इंगेज करता है। अब ये जो सारे काम है ये हमने तो नहीं उसे अथॉरिटी दी, इसकी हमने तो उसे मेन अथॉरिटी दी क्या कि भाई साइकिल्स को बेचना है। क्या एजेंट के पास अथॉरिटी है कि वो ये दूसरे रिलेटेड काम भी कर सके? लॉ कहता है बिल्कुल अथॉरिटी, क्योंकि ये मेन ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए ये रिलेटेड टास्क परफॉर्म करने जरूरी है, इसलिए हम समझेंगे कि ये भी एजेंट के पास अथॉरिटी है ये काम करने की। इसे कहा जाता है एम्प्लॉयड अथॉरिटी, यानी ऐसी अथॉरिटी जो कि एक्सप्रेसली प्रिंसिपल ने एजेंट को हैंडओवर नहीं की, एक्सप्रेसली प्रिंसिपल ने एजेंट को नहीं दी, लेकिन हालात वाकयात के मुताबिक वो अथॉरिटी एक्सरसाइज करना जरूरी है मेन काम करने के लिए। तो लॉ कहता है यह, तो इसका मतलब है हमारी जो अथॉरिटी हुई वो दो तरह की हुई, एक एक्सप्रेस अथॉरिटी और एक एम्प्लॉयड अथॉरिटी। अब दोनों में फर्क क्लियर हो गया आपको? आगे चलते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि प्रिंसिपल खास तौर पे कुछ चीजों के लिए एजेंट को मना कर देता है, एजेंट को मना कर देता है। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, फर्ज कीजिए हमने किसी को अपॉइंट किया सेल एजेंट के तौर पे, या हमने अपनी दुकान में एक एम्प्लॉय को बिठाया कि भाई आपने हमारी दुकान की चीजें सेल करनी है। अब इस एजेंट के पास अथॉरिटी है, इस वर्कर के पास अथॉरिटी, एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या चीजों को सेल करने के लिए, और इस चीजों को सेल करने के लिए जो नेसेसरी रिलेटेड एक्ट्स हैं वो भी एजेंट परफॉर्म कर सकता है। जैसे अगर कोई कस्टमर आता है ये निगोशिएशन करना चाहे एजेंट तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लॉ ये कहता है अनलेस के हमने एजेंट को मना किया हो कि भाई तुमने 1000 रुपए से कम पे चीजें नहीं बेचनी, एजेंट के पास अथॉरिटी होती है। जिस एजेंट को हमने कहा ना चीजें बेचो, उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो जिस प्राइस पे चाहे उन चीजों को बेचे, निगोशिएशन कर सकता है। वो कस्टमर आएगा उसके साथ निगोशिएशन करेगा और जो भी प्राइस होगी जो दोनों में तय पाती है उसके ऊपर वो चीजें बेच दी जाएंगी। अब हमने एग्जाम्पल जेल में रखेगा, हमने उस पर्सन को यह कहा कि तुम ये हमारी चीजें बेचो, प्राइस के बारे में कुछ नहीं बताया कि कम से कम प्राइस क्या होनी चाहिए। अब इसके पास एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या है कि वो चीजों को सेल कर सकता है, परचेज नहीं कर सकता। परचेज करने की हमने उसको अथॉरिटी नहीं दी, सेल करने की अथॉरिटी दे दी। अब क्या वो सेल करने के लिए कुछ नेसेसरी एक्ट्स कर सकता है? जैसे हो सकता है वो गुड्स को उसने डिस्प्ले पे लगा दिया हो, कर सकता है। कस्टमर आया उसके साथ निगोशिएशन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है प्राइस के बारे में, ये उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल है। सम टाइम हम एम्प्लॉयड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब यह है कि हम उसे कह देते हैं कि भाई चीजें बेचो, ये मेन अथॉरिटी है, लेकिन इसके साथ ही रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी। रिस्ट्रिक्शन क्या? 1000 रुपए से कम पे चीजें ना बेचना, 1000 रुपए से कम पे चीजें ना बेचना। अब इसका मतलब यह है कि उसके पास अथॉरिटी थी एजेंट के पास, क्या कि वो मेन काम करने के लिए जो उसे मेन ड्यूटी कही थी उसको करने के लिए कोई भी लीगल एक्ट कर सकता है। लेकिन याद रखें हम इस एम्प्लॉयड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट का मतलब है हम उसे मना कर सकते हैं किसी के ये काम नहीं करना। अगर हम उसे कहते हैं 1000 रुपए से कम पे चीजें नहीं बेचनी, तो वो 1000 रुपए से कम पे चीजें सेल नहीं करेगा। अब अगर इस सूरत में वो 800 पे फर्ज कीजिए चीज सेल कर देता है, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एजेंट जब कभी अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करेगा तो वो उसके लिए पर्सनली लायबल होगा। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है, अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है तो उसके लिए वो खुद लायबल होगा।
किसको लायबल होगा? ये डिपेंड करता है थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि नहीं था उसके इस बात का कि एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज था इस बात का कि एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, तो याद रखे थर्ड पार्टी फिर इनोसेंट नहीं है, वो प्रिंसिपल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं था तो उस सूरत में प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन ले सकती है और प्रिंसिपल एजेंट से पैसे रिकवर करवाएगा। नहीं समझ आई बात कुछ कंप्लेक्स हो गई। इसे आसान अल्फाज में एग्जाम्पल के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। मुझे फर्ज कीजिए घर चाहिए एक डिफेंस में। मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर से कहा कि मुझे एक घर बाय कर दो, खरीद दो मुझे एक घर, और लेकिन ये 1 करोड़ से ज्यादा का घर नहीं होना चाहिए, 1 करोड़ रुपए तक घर। इसका मतलब है मैंने उस प्रॉपर्टी डीलर को अथॉरिटी दी, एक्सप्रेस अथॉरिटी दी, क्या कि मेरे लिए घर खरीदे, मेरे लिए घर खरीद, लेकिन साथ में कंडीशन रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दी, 1 करोड़ रुपए तक, इससे ज्यादा का नहीं। अब क्या एजेंट को मैंने वैसे तो घर खरीदने की अथॉरिटी दी है, लेकिन क्या एजेंट डिफरेंट प्लेसेस पे मुख्तलिफ जो घर हैं उनको व्यू करने के लिए जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। वो आने जाने पे जो खर्च करेगा पैसे ट्रांसपोर्टेशन पे, कि सर मैं फेज 1 में गया, फेज 3 पे गया, फेज 7 में गया और मैंने वहां पे जाके घर देखे, मुझे पसंद नहीं आए, तो इस एक्सरसाइज में मेरा 5,000 रुपया लगा, आप जरा मुझे 5,000 रुपया तो दे दे। क्या मैं एजेंट को कह सकता हूं कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ घर खरीदने की अथॉरिटी दी थी, आने जाने की अथॉरिटी तो नहीं दी थी, पैसे ट्रांसपोर्टेशन पे पैसे खर्च करने की अथॉरिटी तो नहीं दी थी? मैं ये नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि मेन ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, घर खरीदने के लिए आना जाना जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, ये ध्यान में रखें। तो इसका मतलब यह है कि मैंने अब उसको पैसे अदा करने हैं, ये है उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा केस में ट्विस्ट लेके आते हैं। फर्ज कीजिए एजेंट ने, मैंने उसे अथॉरिटी दी मेरे लिए घर खरीदो, ठीक है, और उसे बता दिया कि 1 करोड़ रुपए तक खरीदना है, रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी। अब ये प्रॉपर्टी डीलर इसको एक घर पसंद आ गया, उसके साथ क्या ये निगोशिएशन कर सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल कर सकता है। और लॉ ये कहता है जब आप किसी को अपना सेल एजेंट या परचेज एजेंट अपॉइंट करते हैं ना, ये पॉइंट याद रखिएगा, केस स्टडी में काम आएगा। जब हम किसी को अपना सेल एजेंट या परचेज एजेंट अपॉइंट करते हैं तो उसके पास पावर होती है कि वो जिस मर्जी प्राइस पे लोगों के साथ एग्रीमेंट कर सके। अगर हम सिर्फ उसे ये कहना कि इस चीज को बेचना है या इस चीज को खरीदना है, तो याद रखिए वो किसी भी प्राइस पे चीज को खरीद सकता है और बेच सकता है। लेकिन अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, इस अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कैसे कर दें, हम उसे कहें यार ये चीज बेचनी तो है लेकिन 1 लाख रुपए में इससे कम तो नहीं, या ये चीज खरीदनी तो है लेकिन 1 करोड़ रुपए में इससे ज्यादा की नहीं, हम उसकी अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसकी अथॉरिटी पे कंडीशन इंपोज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस एग्जांपल में अथॉरिटी पे कंडीशन इंपोज की कि 1 करोड़ से ज्यादा प्राइस का घर नहीं होना चाहिए। अब एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी क्या है? अब देखिए, एक्सप्रेस अथॉरिटी मैंने उसे दी कि जाओ घर खरीदो। क्या इस एजेंट के पास कुछ इंप्लॉयड अथॉरिटी है? बिल्कुल, हर वो चीज जो, हर वो लीगल एक्ट जो इस टास्क को करने के लिए जरूरी होगा वो करेगा। जैसे अगर उसे कोई घर पसंद आता है तो वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में क्या ये चेक कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, इस घर के केस में कोई कर्जा तो नहीं लिया गया, कहीं ये घर गिरवी तो नहीं रखवाया गया? बिल्कुल ये कर सकता है एजेंट। हालांकि मैंने उसे ये अथॉरिटी नहीं दी कि मॉर्टगेज भी घरों का चेक करो, लेकिन चूंकि घर खरीदने के लिए ये चेकिंग करना जरूरी होता है तो लॉ ये कहता है एजेंट के पास अथॉरिटी है, हर वो लीगल एक्ट कर सकता है जो कि मेन ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए जरूरी हो। चले, ये तो एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी का पॉइंट समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, नॉलेज ऑफ थर्ड पार्टी। फर्ज कीजिए वो एजेंट 1 करोड़ 30 लाख में डील कर देता है। मैंने उसे क्या कहा हुआ था, 1 करोड़ से ज्यादा का घर नहीं खरीदना, यानी मैंने उसको जो अथॉरिटी दी थी वो 1 करोड़ की थी, उसने घर खरीदा 1 करोड़ 30 लाख में। बताइए अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया कि नहीं किया? आइए केस आपको छोटी सी एग्जांपल से समझाऊंगा। मैंने उसको जो अथॉरिटी दी एक्सप्रेसली वो 1 करोड़ रुपए की थी, उसने घर खरीदा 1 करोड़ 30 लाख में, अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया? बिल्कुल किया। इसका मतलब क्या है, अब वो मुझे लायबल है, वो मुझे 30 लाख रुपया कंपनसेट करेगा क्योंकि मैंने उसे कहा था भाई इस प्राइस से ज्यादा का घर ना खरीदना। लेकिन अगला क्वेश्चन कि वो लायबल है, अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे तो वो लायबल है। अब अगला क्वेश्चन, क्या थर्ड पार्टी इससे इफेक्ट होगी कि नहीं? याद रखें, अगर तो 1 करोड़ रुपए से नीचे नीचे वो घर खरीदता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और इस पे प्रिंसिपल लायबल है। अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा पे घर खरीदता है, यानी ये अपनी एक्सप्रेस अथॉरिटी से ऊपर इस हिस्से में आ गया, अगर तो अथॉरिटी से अंदर अंदर रह के काम करता है, 1 करोड़ तक घर खरीदता है तो एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड है। अगर वो 1 करोड़ से ऊपर जाके घर खरीदता है तो उसने अपनी एक्सप्रेस अथॉरिटी से एक्सीड किया, अपनी अथॉरिटी से। जब एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करेगा तो एजेंट पर्सनली लायबल होगा, एजेंट पर्सनली लायबल होगा। एजेंट यानी इस केस में मुझे 30 लाख कंपनसेट करेगा। अब यहां पे लेकिन एक चीज के बारे में सोचिए
क्या थर्ड पार्टी इफेक्ट होगी कि नहीं अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है? एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है, थर्ड पार्टी इफेक्ट होगी कि नहीं इससे? ये डिपेंड करता है थर्ड पार्टी को इस चीज का नॉलेज था या थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं था। अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, तो याद रखिए इस सूरत में थर्ड पार्टी चूंकि एजेंट के साथ मिली हुई है, इस सूरत में प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा थर्ड पार्टी को। और अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं था, इस सूरत में प्रिंसिपल लायबल होगा थर्ड पार्टी को। यानी बेसिक कंसेप्ट सुने, सारी कहानी की समरी आपके सामने रख रहा हूं। अगर आपको ये समरी समझ आ गई तो ये सारा सिस्टम समझ आ गया जो समझाना चाह रहा था। एजेंट अगर अपनी अथॉरिटी, ये एजेंट की अथॉरिटी है, एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, क्या एजेंट लायबल है? बिल्कुल लायबल है। अगला क्वेश्चन, एजेंट किसको लायबल है? या अगर एजेंट, इसी सवाल को दूसरे लफ्ज़ों में कहता हूं, अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है तो थर्ड पार्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं? इसका जवाब यह है, अगर तो थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं था कि एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, तो जो 1,30,00,000 की डील हुई है ये वैलिड है। थर्ड पार्टी प्रिंसिपल के खिलाफ केस फाइल कर सकती है कि भाईजान आपके एजेंट ने मेरे साथ ये ट्रांजैक्शन फाइनल की है और ये चूंकि आपका एजेंट था इससे इस डील को कंप्लीट करें। मैं अब चीहू चलाऊंगा, मैं कहूंगा नहीं नहीं मैंने ये डील कंप्लीट नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मैंने तो एजेंट को कहा था 1 करोड़ से ऊपर डील ना करे, उसने 1,30,00,000 में डील की। थर्ड पार्टी कहेगी सर आपने उसे कहा था ना, मुझे तो इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, मैंने तो ये एज्यूम किया कि एजेंट के पास प्राइस डिटरमिन करने की अथॉरिटी है, क्योंकि नॉर्मली एजेंट, सेल एजेंट और परचेज एजेंट के पास प्राइस डिसाइड करने की अथॉरिटी होती है। तो याद रखें चूंकि थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं था, इसलिए लॉ प्रोटेक्ट करता है थर्ड पार्टी को और कहता है ये एग्रीमेंट वैलिड है, प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लायबल है। अब अगला सवाल, मैं थर्ड पार्टी को लायबल हूं, यानी मैंने थर्ड पार्टी को 1,30,00,000 देना है जो एग्रीमेंट एजेंट कर बैठा है थर्ड पार्टी के साथ उसके मुताबिक, लेकिन मेरा 30,00,000 का नुकसान ये कौन कंपनसेट करेगा? लॉ कहता है ये नुकसान एजेंट से मैं निकलवाऊंगा, प्रिंसिपल निकलवाएगा। अब इसी सिचुएशन को हम एक और इसी एग्जांपल में थोड़ा सा फैक्ट्स को चेंज करते हैं। अब की बार थर्ड पार्टी को नॉलेज होगा कि एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है। मैंने एजेंट से कहा कि तुमने घर खरीदना है मेरे लिए 1 करोड़ से ज्यादा का नाम, और रिटर्न फॉर्म में उसको अथॉरिटी दी कि अगर तुम्हें डिफेंस में कोई अच्छा घर मिलता है 1 करोड़ रुपए तक तो तुम वो खरीद लो, रिटर्न फॉर्म में अथॉरिटी दी। अब इस एजेंट ने एक घर के मालिक के साथ एग्रीमेंट किया और उसके सामने अथॉरिटी लेटर रखा। इस अथॉरिटी लेटर के ऊपर लिखा हुआ था कि 1 करोड़ रुपए तक घर खरीद सकता है एजेंट। इस अथॉरिटी लेटर को देखने के बावजूद जो घर का मालिक था उसने 1,30,00,000 में एग्रीमेंट कर लिया। अब बताइए, एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, क्या मेरे ऊपर ये एग्रीमेंट वैलिड है? लॉ कहते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी को नॉलेज है, इसका मतलब है थर्ड पार्टी इनोसेंट नहीं है। अब प्रिंसिपल के ऊपर ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, फिर इसका मतलब क्या हुआ? थर्ड पार्टी का अगर कोई नुकसान हुआ है कौन कंपनसेट करेगा? एजेंट। इस सिचुएशन में जो एजेंट है वो थर्ड पार्टी को कंपनसेट करेगा, थर्ड पार्टी को लायबल होगा। जो प्रीवियस वाली एग्जांपल थी जिसमें थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं था, इसमें एजेंट ने किसको कंपनसेट किया था? प्रिंसिपल को। तो याद रखिए, जब कभी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है, कौन लायबल है? आप कहेंगे एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, एजेंट लायबल है। फिर अगला क्वेश्चन ये होगा, अगला डिसीजन ये होगा, एजेंट किसको लायबल है? आप कहेंगे ये डिपेंड करता है थर्ड पार्टी को एक्सीडिंग अथॉरिटी का नॉलेज था कि नहीं था। अगर थर्ड पार्टी को कोई नॉलेज नहीं था कि एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, तो बेसिकली एग्रीमेंट थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के साथ है और प्रिंसिपल फिर एजेंट से अपना नुकसान रिकवर करवाएगा। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, तो प्रिंसिपल इस एग्रीमेंट पे लायबल नहीं है। अब ये एग्रीमेंट थर्ड पार्टी और एजेंट के दरमियान में होगा, अब एजेंट थर्ड पार्टी को कंपनसेट करेगा। इसी कंसेप्ट को, इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव की जो सबसे अहम लाइन है, आप वो अपने सामने लेके आइए। ये हमारा पेज नंबर है बुक का, पेज नंबर 140। इस पे बॉक्स में लिखा हुआ है लीगल पोजीशन इफ एजेंट एक्सीड इस अथॉरिटी, और आगे खासतौर पे लिखा हुआ है इंपोर्टेड फॉर केस स्टडीज, इफ एन एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी एंड प्रिंसिपल डज नॉट रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब है अप्रूव करना। प्रिंसिपल जाहिर है ट्रांजैक्शन को अप्रूव भी कर सकता है। अगर मुझे घर पसंद आया तो हो सकता है मैं एजेंट से कहूं, एजेंट मैंने तुम्हें 1 करोड़ कहा था, तुमने 1,30,00,000 में डील की, अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, लेकिन चूंकि मुझे घर पसंद आ गया मैं अप्रूव करता हूं, मैं रेटिफाई करता हूं। रेटिफाई का मतलब सब्सिक्वेंट अप्रूवल, अप्रूव कर। तो फिर इसका मतलब है अब इस एग्रीमेंट में मैं एजेंट क्लियर हो गया और थर्ड पार्टी को पूरी पेमेंट करनी है, मैं लायबल हूं। लेकिन अगर मैं इस एक्ट को रेटिफाई नहीं करता, मैं कहता हूं घर तो 1 करोड़ वाला है, तुमने 1,30,00,000 की डील कर दी है, मैं इसको रेटिफाई नहीं करता, तो फिर क्या होगा? एजेंट पर्सनली लायबल होगा। यानी अब मेरे ऊपर ये एग्रीमेंट बाइंडिंग नहीं है, इस एग्रीमेंट के ऊपर अमल करना मेरे लिए लाजमी नहीं है, एजेंट खुद लायबल होगा नुकसान। अच्छा, अब
लायबल किसको होगा? डिपेंड करता है घर के मालिक थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि नहीं था कि एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है। अगर घर के मालिक को नॉलेज नहीं था कि एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है तो याद रखें वो इनोसेंट थर्ड पार्टी है। अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अब मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना ही करना है, लेकिन चूंकि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर रहा हूं तो जो अथॉरिटी एक्सीड करने की वजह से मुझे नुकसान हुआ 30 लाख का, वो मैं एजेंट से रिकवर करूंगा। और अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि एजेंट अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है तो उस सूरत में वो एग्रीमेंट मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, अब वो थर्ड पार्टी एजेंट से अपना लॉस रिकवर करवाएगी। ये है कंसेप्ट हमारा अथॉरिटी का, ठीक है। ये वाला नीचे वाला हिस्सा सिर्फ आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया गया था, ये अगर आप इसको स्किप भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में आपने ऊपर वाला जो कंटेक्स्ट है, ये टॉपिक है, इसको याद करना है, इसको समझना है। ये सिर्फ इसलिए था कि अगर एजेंट को जो अथॉरिटी दी गई है उसके अंदर रह के काम करे, ट्रांजैक्शन वैलिड है, प्रिंसिपल के ऊपर बाइंडिंग है। अगर वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है और प्रिंसिपल रेटिफाई ना करे तो फिर डिपेंड करेगा थर्ड पार्टी को नॉलेज है कि नहीं। अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं है तो फिर ये एग्रीमेंट प्रिंसिपल के ऊपर बाइंडिंग है और प्रिंसिपल इसकी कंपनसेशन एजेंट से करवाएगा। अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज था एजेंट अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है तो एग्रीमेंट प्रिंसिपल के ऊपर बाइंडिंग नहीं है और थर्ड पार्टी एजेंट से कंपनसेशन करवाएगी। ये हमारा समरी थी इस सारी डिस्कशन की। इसके बाद आगे चलते हैं। अथॉरिटी इन इमरजेंसी और नेसेसिटी। फर्ज कीजिए कि मैंने एक एजेंट को आम दे के भेजा और मैंने कहा फैसलाबाद में जाओ और वहां पे ये आम बेचना, पेरिशेबल गुड है, और मैंने उसे कहा कि तुमने ये 200 रुपए किलो से कम पे नहीं बेचना। एजेंट ये आम लेके चला, रास्ते में जाके फर्ज कीजिए साहिवाल के करीब पहुंच के उसे पता चला कि ये तो अब आगे नहीं जा सकते और यहीं पे खराब हो जाएंगे। अब हालांकि मैंने उसे अथॉरिटी नहीं दी हुई कि वो किसी और जगह पे या कम प्राइस में इसको बेचे, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि ये आम खराब हो रहे हैं, अगर ये फैसलाबाद तक पहुंचे तो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, और अभी भी थोड़े बहुत खराब हो गए हैं, तो रेगुलर प्राइस जो मैंने उसे कहा था उस पर नहीं बिक सकते। क्या एजेंट ब्लाइंडली मेरी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल करे, इस आम को जो भी मैंने उसको भिजवाया है इसको फैसलाबाद लेके जाए और वहीं पे बेचे, और अगर नहीं बिकते उस प्राइस पे तो वापस ले आए? क्या एजेंट को ऐसा करना चाहिए? या कि ये इमरजेंसी की सिचुएशन है और इसमें नेसेसिटी हालात का तकाजा ये है कि एजेंट मुझे नुकसान से, प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए फौरी तौर पे रास्ते में ही जो अच्छी प्राइस मिलती है उसमें आम बेच दे। कॉमन सेंस क्या कहती है कि उसे यही काम करना चाहिए, रास्ते में ही उनको बेच देना चाहिए। लेकिन इसे कहते हैं अथॉरिटी इन इमरजेंसी या नेसेसिटी, अथॉरिटी बाय नेसेसिटी। यानी अथॉरिटी इन इमरजेंसी का मतलब क्या है कि इमरजेंसी सिचुएशन अगर अराइज हो जाए तो अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए एजेंट वो एक्ट भी कर सकता है जो उसे नहीं दिया गया, जो उसे अथॉरिटी नहीं दी गई। लेकिन अथॉरिटी इन इमरजेंसी एक्सरसाइज करने के लिए कुछ कंडीशंस होना जरूरी है। रियल इमरजेंसी होनी चाहिए, यानी वाकई ही आम खराब हो रहे हो। इम्पॉसिबल टू कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल, एजेंट ने पहले प्रिंसिपल को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है उसे हालात से आगाह करने के लिए कि सर इमरजेंसी सिचुएशन राइज हो गई है, बताइए क्या करूं, आम को यहीं पे बेच दूं कि वहां पे फैसलाबाद अभी भी लेके जाना है। अगर प्रिंसिपल से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया तो फिर वो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है, और फिर आगे वो अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगा इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, अपने पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं करेगा। तो ये हमारा अथॉरिटी इन इमरजेंसी। इसके लिए क्लासिक एग्जांपल आपने ज़हन में रखने, जो मैंने आपको बताया कि हमने लाहौर से फैसलाबाद आम भिजवाने थे और रास्ते में खराब हो गए, पेरिशेबल गुड्स। तो बात का ऐसा होता है पेरिशेबल गुड्स जब आप एजेंट के हवाले करते हैं तो वो खराब होने लगती है। उस सिचुएशन में एजेंट की जिम्मेदारी है, एजेंट को चाहिए क्या कि वो प्रिंसिपल को मजीद नुकसान से बचाने के लिए फौरी तौर पर अगर कोई डिसीजन लेना पड़े ले सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो हर केस में अपनी मर्जी से डिसीजन लेता रहेगा। लॉ कहता है अथॉरिटी इन इमरजेंसी एक्सरसाइज करने के लिए ये कंडीशन पूरी होना जरूरी है। रियल इमरजेंसी हो, प्रिंसिपल को कॉन्टैक्ट करना इम्पॉसिबल हो, उसने कोशिश की हो लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं हो सका, और एजेंट ने इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल एक्ट किया। यह अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। और लास्ट हमारा कंसेप्ट है अपेरेंट या ऑस्टेंसिबल या एस्टोपल अथॉरिटी। यह अथॉरिटी इस लिहाज से खास तौर पर अहम है क्योंकि यही कंसेप्ट पार्टनरशिप में भी हम पढ़ने जा रहे हैं। ये कंसेप्ट है क्या? अथॉरिटी बाय एस्टोपल का आपको याद होगा, हमने स्टेटस ऑफ एग्रीमेंट विद माइनर में ये कंसेप्ट स्टडी किया था। रूल ऑफ एस्टोपल डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर। एस्टोपल का मतलब ये होता है कि आपने कोई एक स्टेटमेंट दी, अब आप उस स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकते, लॉ आपको मुकरने नहीं देगा। आपने कोई एक स्टेटमेंट दी लोगों के सामने, कुछ लोगों ने आपकी स्टेटमेंट पे एतबार करते हुए कोई एक्ट किया, कोई एग्रीमेंट किया, तो अब वो एग्रीमेंट आपके ऊपर बाइंडिंग है, आप अपनी स्टेटमेंट से बदल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज कीजिए यहां पे मिस्टर ए बैठे हैं और मैं लोगों के सामने ये अनाउंस करता हूं कि मिस्टर ए मेरे एजेंट है, हालांकि असल में ये मेरा एजेंट नहीं है, मिस्टर ए असल में मेरा एजेंट नहीं है, मेरा इसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन मैं लोगों को ये रिप्रेजेंटेशन देता हूं कि ये मेरा एजेंट है।
मेरी इस रिप्रेजेंटेशन पे एतबार करते हुए लोगों ने मिस्टर ए के साथ एग्रीमेंट कर लिया, क्या ये एग्रीमेंट मेरे ऊपर बाइंडिंग है? लॉ कहता है यस। हालांकि असल में मिस्टर ए मेरा एजेंट नहीं था, असल में हमारा कोई एग्रीमेंट, ना ये मेरा एजेंट ना मेरा प्रिंसिपल। तो मैं लायबल तो तब होता ना जब ये एक्चुअल मेरा एजेंट होता और मैं सचमुच में प्रिंसिपल होता। मैं सचमुच में प्रिंसिपल नहीं हूं, मैंने ऐसे बिला वजह रिप्रेजेंटेशन दे दी लोगों को कि ये मेरा एजेंट है, मैं प्रिंसिपल हूं, असल में हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं। लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन पे एतबार करते हुए लोगों ने एग्रीमेंट कर दिया इसके साथ। लॉ ये कहता है उस एग्रीमेंट के ऊपर मैं बाइंडिंग हूं, क्योंकि मैंने लोगों को ये जब रिप्रेजेंटेशन दे दी कि ये मेरा एजेंट है। अगर पहले वो एजेंट नहीं भी था, अगर पहले एजेंट नहीं भी था, लॉ कहता है अब वो आपका एजेंट बन गया। तो अपेरेंट और ऑस्टेंसिबल एस्टॉपल अथॉरिटी का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल ने रिप्रेजेंटेशन दी, किसको? थर्ड पार्टीज को। प्रिंसिपल ने थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंटेशन दी, क्या? कि एजेंट के पास एक अथॉरिटी है और थर्ड पार्टी ने उस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे एजेंट के साथ एग्रीमेंट कर लिया, तो उसके लिए मैं लायबल हूं, मैं लायबल। हालांकि असल में वो मेरा एजेंट नहीं भी है। इसको कहते हैं अपेरेंट अथॉरिटी, ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी या एस्टॉपल अथॉरिटी। अब इसमें सिर्फ एक छोटा सा फर्क है, ये जो रिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल देता है ना, ये डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है? मैंने, सारे लोग क्लास में बैठे हैं, मैंने उनसे कहा ये मिस्टर ए मेरा एजेंट है, ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। इनडायरेक्ट क्या है? मैं साइलेंट हूं, मिस्टर ए ने कहा कि मिस्टर ए मेरा एजेंट है, यानी अब देखिए अब रिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल नहीं दे रहा, बल्कि प्रिंसिपल के सामने कोई और बंदा रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि मिस्टर ए मेरा एजेंट, लेकिन मैं साइलेंट हूं, मैं चुप हूं, मैं उसको निगेट नहीं करता, ना नहीं करता। तो लॉ क्या कहेगा? लॉ ये एज्यूम करेगा कि इसमें मेरी मर्जी शामिल है, और यहां पे लॉ कहेगा कि अब आपने रिप्रेजेंटेशन दे दी, अब अगर थर्ड पार्टी उसके साथ कोई एग्रीमेंट करती है इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे, मैं लायबल हूं। ये हमारा कंसेप्ट है पेरेंट, ऑस्टेंसिबल या एस्टॉपल अथॉरिटी का। तो आज के लेक्चर में हमने 3 तरह की अथॉरिटीज पढ़ी, 3 तरह की। एक एक्चुअल या रियल अथॉरिटी, दूसरा अथॉरिटी इन इमरजेंसी या नेसेसिटी, और तीसरा पेरेंट या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। इसमें केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे अहम है वो एक्चुअल अथॉरिटी है, और किसी हद तक अथॉरिटी इन इमरजेंसी। बाकी भी अथॉरिटी हम केस स्टडी में उसने टेस्ट चेक की है बाकी दो, लेकिन इन तीनों में से कंपैरेटिवली जो ज्यादा अहम है वो हमारी एक्चुअल या रियल अथॉरिटी है। और इसमें भी खास तौर पे वो कंसेप्ट कि अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करेगा तो क्या होगा, ये जहन में रखिएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए, ऐसे केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बताया है कि टिप हमारे कहां पे मौजूद है, अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर की थी, पेज 140 के ऊपर बॉक्स में लीगल पोजीशन इफ एजेंट एक्सीड इट्स अथॉरिटी, ये आपने जहन में रखना है। तो क्विकली अभी इसको मैं रेज कर रहा हूं क्योंकि सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया था। क्विकली आज का जो कंसेप्ट है इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए एजेंट की अथॉरिटी की कितनी टाइप्स हैं? 3। कौन कौन सी? एक्चुअली, अच्छा अल्टरनेट वर्ड्स याद रखने आपने, एग्जाम में कोई भी अल्टरनेट टर्म यूज करके आपसे पूछ सकता है, इसको एक्सप्लेन करो। एक्चुअल और रियल अथॉरिटी, उसके बाद अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी या अथॉरिटी बाय नेसेसिटी, और तीसरा ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, अपेरेंट अथॉरिटी या अथॉरिटी बाय एस्टॉपल, एजेंसी बाय एस्टॉपल भी इसको कहते हैं। ये 3 तरह की अथॉरिटीज हैं। और अथॉरिटी, पहले वो दूसरी वाली क्लियर कर लेते हैं। अथॉरिटी बाय एस्टॉपल का मतलब क्या है कि अगर आपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दी किसी पर्सन के बारे में कि वो आपका एजेंट है, और दूसरे लोगों ने इस रिप्रेजेंटेशन पे रिलाई करते हुए एग्रीमेंट कर लिया, तो हालांकि असल में वो मेरा हो सकता है एजेंट ना हो, असल में वो अथॉरिटी उसके पास ना हो, लेकिन स्टिल मैं बाइंडिंग हूं थर्ड पार्टीज को, क्योंकि मैंने रिप्रेजेंटेशन दी थी। ये है अथॉरिटी, अपेरेंट अथॉरिटी, ऑस्टेंसिबल या अथॉरिटी बाय एस्टॉपल। अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो तो उस सूरत में एजेंट के पास हर वो अथॉरिटी होगी, हर वो एक्ट कर सकता है प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए जो उन हालात में जरूरी हो। जैसे हमने एजेंट को अथॉरिटी दी कि फैसलाबाद में जाके आम बेचने हैं, लेकिन रास्ते में अगर आम खराब हो रहे हैं, एजेंट के पास अथॉरिटी है कि वो मुझे अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए फौरी तौर पर किसी भी रीजनेबल प्राइस पे आम को सेल कर सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सचमुच में रियल इमरजेंसी की सिचुएशन हो, और एजेंट ने प्रिंसिपल को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की हो, और तीसरा एजेंट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल काम करे। और फिर आते हैं हम अपनी एक्चुअल और रियल अथॉरिटी। ठीक है, एक्चुअल रियल अथॉरिटी कौन सी है? जो कि एक्सप्रेसली प्रिंसिपल ने एजेंट को दी है। सम टाइम एजेंट अपनी उस अथॉरिटी के अंदर रह के काम करता है, सम टाइम एजेंट अपनी उस अथॉरिटी से एक्सीड करता है। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे तो याद रखे उस एक्सेस पार्ट के लिए एजेंट पर्सनली खुद लायबल है। ठीक है, और अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है, थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क पड़ेगा? अब सुन लें, अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है और थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं है कि एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, तो लॉ क्या कहता है कि ये एग्रीमेंट, क्योंकि थर्ड पार्टी इनोसेंट है, अब ये एग्रीमेंट थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के ऊपर, दोनों के ऊपर बाइंडिंग है। प्रिंसिपल बैकआउट नहीं कर सकता, हालांकि एजेंट ने उसकी अथॉरिटी से एक्सीड किया है, लेकिन प्रिंसिपल के ऊपर ये ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट बाइंडिंग है। क्यों? थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं है। अब थर्ड पार्टी के साथ तो प्रिंसिपल एग्रीमेंट कर लेगा, बाद में किसको पकड़ेगा? बाद में एजेंट को पकड़ेगा कि मेरा नुकसान पूरा करवाओ। लेकिन अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है
और थर्ड पार्टी को नॉलेज है कि एजेंट अपनी अथॉरिटी से बढ़ के एग्रीमेंट कर रहा है, फिर भी वो एग्रीमेंट कर लेती है। याद रखें, लॉ ये कहता है इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी इनोसेंट नहीं है, इसमें प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा थर्ड पार्टी को, बल्कि थर्ड पार्टी और एजेंट की आपस की पर्सनल ट्रांजैक्शन समझी जाएगी। इस केस में एजेंट लायबल होगा थर्ड पार्टी को, प्रिंसिपल नहीं होगा। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। इसको आप 2-3 दफा रीड कीजिएगा, और खास तौर पे आपने इसके पास पेपर के क्वेश्चन जो है एंड पे असाइनमेंट आज की ये जरूर कवर करने हैं। इसमें मजीद कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट के साथ साथ मजीद कुछ पास पेपर के क्वेश्चन भी मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ताकि हम इस कंसेप्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर सकें। इसके साथ आपने एमसीक्यूज को भी अटेम्प्ट करना है। आज की होम असाइनमेंट में चूंकि ये कंसेप्ट इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं, तो आपने जब भी आप असाइनमेंट कर लें क्वेश्चंस की, उसके बाद एमसीक्यूज को भी अटेम्प्ट करना है। आज का लेक्चर हम यहां पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।